हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल देख रहे हैं। तो प्रश्न दिया हुआ, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। श्वसन जो है उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन करें। तो इसका हम लोग आंसर करते हैं। आंसर तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसको कहा जाता है वो देख लेते हैं हम लोग। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उसी से पता चल जाएगा श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया, उस अभिक्रिया को बोला जाता है जिसमें रिएक्शन होने के बाद उष्मा ऊर्जा निकलता है, उष्मा निकलता है, उष्मा के रूप में ऊर्जा निकलता है। वह अभिक्रिया जिनके उत्पाद के साथ उष्मा भी निकलता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसको बोला जाता है। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ, जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के साथ वहाँ पे जो निकलता है उसमें भी निकलता है। वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ, वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ, जिनमें उत्पाद के साथ, उत्पाद के साथ, उत्पाद के साथ उष्मा भी निकलता है, उत्पाद के साथ उष्मा भी निकलता है, उत्पाद के साथ उष्मा भी निकलता है, उष्मा भी निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, जिसमें ऊष्मा निकलता है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद में ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ये अभिक्रिया कहते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके हम लोग जानते हैं भोजन के द्वारा, जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं भोजन के द्वारा, जैसे कि आलू, चावल, ये सब ब्रेड, ये सब जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको पहले समझ लेते तब लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इन कार्बोहाइड्रेट से जो टूटते तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इसे श्वसन अभिक्रिया इसी को कहा जाता है, और ऊर्जा निकलता है, इसलिए श्वसन ऊर्जा को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को, हमारे शरीर को, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हम लोग ऊर्जा मिलता है भोजन के द्वारा। ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि भोजन से प्राप्त होता है, जो कि हम लोगों को भोजन से प्राप्त होता है, जो कि भोजन से प्राप्त होता है, जो कि भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। ये ऊर्जा के लिए हम लोग खाना खाते हैं तो वो भोजन से प्राप्त होता है वो ऊर्जा, और हमारे शरीर को ऊर्जा का आवश्यकता तो वो भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तथा ब्रेड में, चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संतुलित भोजन के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सभी चीज़ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद वहाँ पे ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज ये प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट टूटने से। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। ग्लूकोज जो ऑक्सीजन से मिलकर, ऑक्सीजन से संयोग करके भी लिख सकते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके लिख देते हैं। ऑक्सीजन से संयोग करके, ऑक्सीजन से संयोग करके हमें ऊर्जा देता है। ऑक्सीजन से संयोग करके हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। ऑक्सीजन से संयोग करके हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है, वह ऊर्जा देता है। अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा भी निकलता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है, अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलता है। अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलता है। 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 इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका सूत्र जो होता है उसको लिख लेते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो टूटता है वो कैसे कैसे होता है। जैसे ग्लूकोज का हम लोग जानते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन से संयोग करने के बाद 6O2, और यहाँ पे ये टूट जाता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल 6H2O और प्लस यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार से हम लोग को पता चलेगा कि श्वसन ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, इसीलिए बोला जाता है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम का जो रिबन जो होता है वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर उत्तर लिख दीजिए। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और जैसे कि उसको अगर साफ नहीं करते हैं तो वो वायु से संपर्क में नहीं आ पाता सही से। तो इसलिए लिख देते हैं वायु में मैग्नीशियम के जलने से पहले, वायु में मैग्नीशियम को जलाने 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 से पहले रेगमल या सरेस कागज से साफ किया जाता है। उसको रेगमल भी बोला जाता है या सरेस कागज से, रेगमल या सरेस कागज से साफ किया जाता है, या सरेस कागज से साफ किया जाता है। सरेस कागज से साफ किया जाता है।
सरेस कागज से साफ किया जाता है। रेगमल या सरेस कागज से साफ किया जाता है उसको, मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, क्योंकि उससे ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, ऑक्सीजन से संयोग कर सके, आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, ऑक्सीजन से संयोग कर सके, आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। मैग्नीशियम सामान्य ताप पर मैग्नीशियम सामान्य तापक्रम पर मैग्नीशियम सामान्य तापक्रम पर मैग्नीशियम सामान्य तापक्रम पर वायु तथा नमी की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नमी की उपस्थिति में सामान्य तापक्रम नमी की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हवा के पर्याप्त समय नमी और हवा के पर्याप्त समय वो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमल से साफ किया जाता है। पहले रेगमल या सरेस कागज से साफ किया जाता है। रेगमल से साफ किया जाता है। रेगमल से साफ किया जाता है ताकि उसका वायु का संयोग करने में किसी प्रकार से बाधा नहीं हो, ताकि आसानी से आज ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सके, ताकि आसानी के साथ ऑक्सीजन से संयोग कर सके, आसानी के साथ ऑक्सीजन से संयोग कर सके, आसानी के साथ ऑक्सीजन से संयोग कर सके, संयोग कर सके। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमल या सरेस कागज से साफ किया जाता है ताकि उसे आसानी से ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के वो जले। तो चलिए अगला प्रश्न जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यहाँ पे बोल रहा है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसका आंसर लिख लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर लिख देते हैं। पहले इसका रिएक्शन जो हो जाएगा उसको ये लिख देते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में यहाँ पे लिख देते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में दे देते, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना देता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट
के विलयन में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, डुबाया जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से, विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके, विलयन से कॉपर को हटाकर, कॉपर को हटाकर आयरन सल्फेट बनाता है, कॉपर को हटा करके, हटाकर आयरन सल्फेट बनाता है, 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 जो कि कॉपर, जो अभी अपन नीचे लिख देते हैं, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट जो कि गहरा नीला रंग का होता है, कॉपर सल्फेट गहरा नीला रंग का होता है, कॉपर सल्फेट जो कि गहरा नीला रंग का होता है, कॉपर सल्फेट जो कि गहरा नीला रंग का होता है, कॉपर सल्फेट जो कि गहरा नीला रंग का होता है, जो कि गहरा नीला रंग का होता है, आयरन सल्फेट बनने के बाद हल्के हरे रंग में बदल जाता है, आयरन सल्फेट बनने के बाद, आयरन सल्फेट बनने के बाद हल्का हरा रंग में बदल जाता है, आयरन सल्फेट बनने के बाद, हल्का हरा रंग में बदल जाता है, हल्का हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। ऐसे देख लेते हैं अब क्या रिएक्शन करता है यहाँ पे। कॉपर सल्फेट को, आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबाया जाता है, तो जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन को कॉपर सल्फेट में डुबाया गया। तो यहाँ पे देखिए, इसको कॉपर को हटा के ये इसका स्थान ले लेगा, तो FeSO4 बन जाएगा यहाँ पे, FeSO4 प्लस कॉपर। देखिए कॉपर सल्फेट था, यहाँ फेरस सल्फेट बन गया। यहाँ पे आयरन, देखिए कॉपर सल्फेट था तो कॉपर को हटा के यहाँ पे आयरन आ गया, तो फेरस सल्फेट बन गया यहाँ पे, और ये कॉपर अलग थलग हो गया, अलग थलग हो गया। कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट गहरा नीला रंग का होता है। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग कॉपर सल्फेट का होता है, गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग। और फेरस सल्फेट का हल्का हरा रंग, फेरस सल्फेट का हल्का हरा रंग, हल्का हरा रंग का हो जाता है, हल्का हरा रंग का हो जाता है। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव सभी विषय का तैयारी कराया गया, वहाँ पे जाकर वीडियो को देख प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।